ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 869903 7369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਬਫਲੋ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲੁਆਸ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ, ਪਾਨੀਪਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਥਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੋਏ ਖੰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਫਲੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ब्रीड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? देखिए, आज के समय हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो वो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, चाहे कैटल फार्मिंग हो या चाहे बफलो फार्मिंग हो। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आए। और इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशंस में अगर हम देखें तो ये है कि अगर हम भैंसों को सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उनको सही आहार दें तो जो भैंस पालन है वो गाय पालन से भी ज़्यादा मुनाफेदार हो सकता है। क्योंकि बफलो फार्मिंग के बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि भैंस के दूध का ज़्यादा रेट, भैंस के दूध के में ज़्यादा फैट होना और भैंसों का गायों के मुकाबले ज़्यादा डिजीज़ रेजिस्टेंट होना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेस्टाइटिस की बीमारी है या आपके एक्टोपैरासाइट्स है, वो भैंसों में गायों के मुकाबले कम होती हैं। और यही कारण है कि अपने इंडिया में अगर मिल्क शेयर की हम बात करें तो भैंसों का मिल्क शेयर गायों के मिल्क शेयर से ज़्यादा है। भैंसों का मिल्क शेयर 20वें लाइफ स्टॉक सेंसस में 49% था, जबकि गायों का मिल्क शेयर 48% था। जबकि गायों की संख्या भैंसों की संख्या से इंडिया में बहुत ज़्यादा। और अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो लगभग पूरे भारत में 20 ब्रीड्स पाई जाती है भैंसों की, जिनमें मुख्य ब्रीड्स हैं मुर्रा, सूरती, नीली रावी, जाफराबादी, टोडा, महसाना। और अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड्स हैं वो अपने हरियाणा और पंजाब की। मुख्यतः अगर हम देखें तो हरियाणा में मुर्रा नस्ल की एक भैंस पाई जाती है जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इसके बेसिक फिजिकल कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि टाइटली कर्ल्ड हॉर्न होंगे, इसके सींग इतने मरोड़ खाते होंगे कि 1 रुपये का सिक्का आर पार ना जाए, जेट ब्लैक कलर होगा, पूरे काले रंग की होगी। साथ ही इसकी जो पूंछ होगी वो लंबी होगी, नीचे फेटलॉक जॉइंट तक जाएगी। आप पशु को अगर बाहर से देखोगे तो आगे से पशु हल्का लगेगा, पीछे से पशु भारी लगेगा, वेज शेप बॉडी होगी। और इसका दूध 35 लीटर तक का इसका रिकॉर्ड है दूध का। और अगर हम दूसरी जो बेहतरीन नस्ल है भैंस की जो अपने नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, नीली रावी, उसकी बात करें तो उसे हम पंच कल्याणी भी बोलते हैं। पंच कल्याणी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसके शरीर पे 5 जगह सफ़ेद रंग के निशान मिलेंगे। और अगर मैं बताऊं, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं और हम अपने किसान भाइयों से, पशुपालकों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पशु 20-22 लीटर तक ही दूध दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। अगर हमारे किसान भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से अपने पशुओं को न्यूट्रिशन दे, तो भैंसों का जेनेटिक पोटेंशियल ऐसा है कि वो 35 लीटर को भी पार कर सकता है। तो आने वाले समय में मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि वो न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें, अपने पशुओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें और पशुओं के जेनेटिक पोटेंशियल तक उन्हें लेके जाएं। बिल्कुल, जिवें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किवें ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਝ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ जी बिल्कुल। जो न्यूट्रिशन है या पोषण है वो गाय फार्मिंग हो या भैंस फार्मिंग है, दोनों में ही अहम रोल प्ले करती है। गाय और भैंस दोनों ही रूमिनेंट्स हैं, दोनों के ही 4 पेट हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। दोनों ही वेजिटल बायोमास को हाई यील्ड यानी हाई मिल्क में कन्वर्ट करते हैं, पर दोनों की फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है। जो भैंस का रूमन है वो बड़ा होता है
भैंस के रूमन में फीड ज़्यादा देर तक रुकता है और भैंस जो है ज़्यादा देर तक जुगाली भी करती है। इस कारण से भैंसों की डाइजेस्टिबिलिटी गायों के मुकाबले ज़्यादा होती है। और साथ ही हम कह सकते हैं कि भाई अगर उन्हें हम ठीक ठाक लो क्वालिटी फॉरेज हरा चारा भी दें तो भी वो बेहतर ढंग से उसे पचा सकती हैं और अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। हालांकि गायों का दूध ज़्यादा होता है लेकिन भैंसों के दूध में फैट की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा अधिक है। इस वजह से उनको हाई एनर्जी डाइट की ज़रूरत रहती है गायों के मुकाबले। और ये हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने पशुओं को हाई एनर्जी डाइट दें, अपनी भैंसों को स्पेशली। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੱਝ ਲਈ ਵੀ ਫੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बड़े बुजुर्ग पूर्वज एवं ही करते आए हैं, इस वजह से वो अब भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पहले जो भैंसें होती थी वो उनका दूध उत्पादन कम होता था। आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि 30 लीटर 35 लीटर तक उनका जेनेटिक पोटेंशियल है। उसके लिए एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल डाइट प्लान अगर हमें बनाना है तो हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ फीड पता होना ज़रूरी। हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितनी एनर्जी है, कितना प्रोटीन लेवल है, और वो अगर हम कच्चा राशन दे रहे हैं वो हमें नहीं पता चल सकता। उसके लिए हमें कंपाउंड फीड तैयार करना ही पड़ेगा और उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस किस रेशो में मिक्स करके बनाए और इससे उस पशु को कितनी एनर्जी लेवल मिल रहा है, कितना प्रोटीन लेवल मिल रहा है, और क्या ये उसके मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर अगर पशु प्रेग्नेंट है तो फीटस की ग्रोथ के लिए क्या ये सफिशेंट है कि नहीं। और अगर आपके पशु के अंदर जेनेटिक पोटेंशियल है 20, 25 या 30 लीटर दूध देने का, तो आप कंपाउंड फीड इस हिसाब से तैयार कराएं कि वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल को अचीव करें। और ये तभी हो सकता है जब हम इस न्यूट्रिशन पे ध्यान दें और न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें और फीड तैयार करें। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गाय और भैंस है वो दोनों ही पॉलीस्ट्रस एनिमल है। पॉलीस्ट्रस मतलब है कि वो बार बार हीट में, गर्मी में आती हैं। पर भैंसें जो हैं वो सीजनल पॉलीस्ट्रस है, मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक सीज़न में ज़्यादा गर्मी में आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे सीज़न में नहीं आती, पर फिर भी इन्हें सीजनल पॉलीस्ट्रस की श्रेणी में रखा गया। और भैंसों में मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन के लिए हमारे किसान भाइयों को ईस्ट्रस साइकिल और ईस्ट्रस लेंथ की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। एक हेल्दी भैंस जो है वो, उसका जो ईस्ट्रस साइकिल है वो तकरीबन एवरेज हम बोलें तो वो 21 दिन का होता है, जो कि 17 दिन से लेकर 22 दिन का हो सकता है। और जो उसकी हीट की लेंथ है, यानी गर्मी की जो लंबाई है, वो 21 घंटे की होगी, जो हम एवरेज बोले 17 से लेकर 24 घंटे तक की हो सकती है। और अगर हम किसी भैंस को साइंटिफिक और संतुलित आहार देते हैं तो वो 16 से लेकर 24 महीने के बीच में प्यूबर्टी में आ जाती है, और पहला ब्याज जो होता है वो उसका 28 महीने के आसपास हो जाना चाहिए। पर लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई हमें बोलते हैं कि जो उनका पहला ब्याज आ रहा है वो 36 से 44 महीनों के बीच में आ रहा है। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि वो 1 साल लेट हैं। और अगर बात सिर्फ टाइम की हो तो चल जाए कि 1 साल का नुकसान हुआ है, पर आप ये सोचिए कि 1 साल तक वो भैंस अगर दूध में होती तो कितना दूध होता। 1 साल तक अगर मैं एवरेज भी लगाऊं, उसका 10 लीटर दूध है, जिसमें हम सब कुछ जोड़ दें कि भाई चारा भी वो खा रही है, दाना भी हम दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसके रहने पे लेबर का सारा खर्चा हम जोड़ दें, तो तकरीबन 3000 लीटर का नुकसान है। और कम से कम हम 50 रुपये भी लगाएं जो दूध का रेट है, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, सिर्फ इस बात से कि हमारे पशुपालक जो हैं, जो पशुपालक भाई हैं और बहन है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो पशु का पहला ब्यात है वो जल्दी आना चाहिए। तो इसके लिए उनको बहुत सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि उनका जो पशु का पहला ब्यात है, भैंस का पहला ब्यात है, वो जल्दी है। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਬਫਲੋ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸੁਜੋਏ ਖੰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं लोकेश रोहतक डेयरी फार्म से हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा एक सवाल है, मेरी कटिया 3-4 साल में पहली ब्याह देती है, इस टाइम को कम कैसे किया जाए? जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। लेकिन अगर आपका पशु या आपकी भैंस जो है 4 साल में पहली बार ब्यात में आ रही है तो इसका मतलब है कि आप उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दे रहे। और अमूमन फील्ड में देखा गया कि हमारे किसान भाई जो हैं वो गैबन पशु को, दूध देने वाले पशु को, उनके न्यूट्रिशन पर तो ध्यान देते हैं, पर जो अगली जनरेशन तैयार करनी है, जो कटड़ी है वो तैयार करनी है उसे, उस पर वो ध्यान नहीं देते। उसके जो तैयारी है वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। जब आपकी कटड़ी पैदा हुई है उसे पहले 2 घंटे में ही आपको खीस पिलानी है। खीस माने कोलेस्ट्रम है। कोलेस्ट्रम जो है वो उसके 2 बेनिफिट हैं कि कई किसान भाई वेट करते रहते हैं कि पशु जेर गेरेगा, भैंस जो है जेर गेरेगी, उसके बाद हम काफ को कोलेस्ट्रम पिलाएंगे। इसका दोहरा नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। जो माँ है अपने जीवन काल में जितनी भी बीमारियों के संपर्क में आई है उन सब से लड़ने की क्षमता जो है उस कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फॉर्म में आती है। ठीक है, अगर पशु पहले 2 घंटे में कोलेस्ट्रम पीता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसके पेट के आर पार जाके उसके अंदर भी वो शक्ति लाएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप पशु को चूमने देते हो, काफ जो है डैम को चूमता है, तो ये होगा कि जो माँ है उसके दिमाग से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, जिससे क्या होगा, बच्चेदानी जो है वो सिकुड़ेगी और सिकुड़ने के कारण जो माँ है वो ऑटोमेटिकली जेर को घेर देगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो काफ है उसके पैदा होते ही या 2 घंटे के अंदर हमें उसे कोलेस्ट्रम ज़रूर पिलाना है। इसमें हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जब काफ 14 से 21 दिन के बीच में है उसे काफ के लिए स्पेशल बनाई गई फीड का इस्तेमाल करें और उसे वो खिलाएं। साथ ही साथ ये भी है, जब वो 2 से 3 महीने का हो तो ये काफ के लिए जो स्पेशल फीड है ये आधा किलो से ज़्यादा उसे दें, और साथ ही साथ जितना वो गुड क्वालिटी है का खाना चाहता है उसे खाने दें। ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सुमित लोवारू भिवानी से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है, क्या भैंस का बॉडी कंडीशन स्कोर BCS गायों की तरह मेंटेन करना चाहिए? अक्सर हम भैंस को ज़्यादा तगड़ी करने के चक्कर में ओवरवेट कर देते हैं, इसका प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका सुमित जी। बॉडी कंडीशन स्कोर जनरली 0 से 5 तक लेकर स्कोर होता है। भैंस के अंदर कितना फैट रिजर्व है और भैंस जो है बाहर से दिखने में कैसी है, उसके एनाटॉमी कैसी है, उसके ऊपर हम बॉडी कंडीशन स्कोर देते हैं। अगर लेटेस्ट रिसर्च में हम देखें तो 3.5 से 4 तक जिन पशुओं का बॉडी कंडीशन स्कोर है वो रिप्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन दोनों में सबसे बेहतरीन रहते हैं। और जैसे कि सुमित जी ने पूछा हमसे कि कई बार किसान भाई क्या करते हैं, बॉडी कंडीशन स्कोर बनाने के चक्कर में अपने पशुओं को ज़्यादा डाइट देता है और उनका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो 5 तक पहुंच जाता है। ऐसे पशु कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी कंसीविंग एबिलिटी, पशु ठहरने की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसे पशुओं को कीटोसिस, जो कि ज़्यादातर गायों में पाई जाती है, मेटाबॉलिक डिजीजेस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ बोल रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं हर्ष झज्जर बातड़ का रहने वाला हूँ। अक्सर मेरी भैंस का मिल्क फैट कम हो जाता है, मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ? इससे पहले कि हम बताएं कि भाई पशुओं में जो है या भैंसों में जो फैट की परसेंटेज है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, हमें जानकारी होना ज़रूरी है कि पशुओं में जो फैट परसेंट है वो कम किन कारणों से होता है। पशु में फैट परसेंट कम होने का मेजर कारण जो है वो ये है कि जो कंसनट्रेट और ग्रीन फॉडर है, दाना और हरा चारा है, उसका रेशो हम मेंटेन ना कर पाएँ। अगर हम दाने की मात्रा अधिक कर देते हैं और ग्रीन फॉडर की मात्रा कम कर देते हैं, उस कंडीशन में फ़ैट का परसेंटेज कम होना लाजमी है।
दूसरा बड़ा कारण ये है कि हम पशुओं को जो डाइट दे रहे हैं वो लो इन फैट है, उसका बॉडी कंडीशन स्कोर पशु का ऑटोमेटिकली कम हुआ पड़ा है, और साथ ही साथ जो रूमन है उसकी फंक्शनैलिटी वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो उसका स्लाइटली एसिडिक पीएच है 6.5 से 7 के बीच में, वो मेंटेन नहीं है, क्योंकि जो मिल्क फैट के अंदर 50% प्रिकर्सर्स हैं वो रूमन के अंदर ही बनते हैं। तो इसे बढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल जो चीज़ है किसान भाई हमारे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने पशुओं को हरा चारा जो है बढ़िया दें, मात्रा उसकी बढ़ाएं। जो दाना और हरा चारा है उसकी जो रेशो है वो ऐसा होना चाहिए कि रूमन का पीएच आपका 6.5 से 7 के बीच में मेंटेन रहे, जिससे जो मिल्क फैट जो बन रहा है 50% रूमन के अंदर वो बने। साथ ही साथ बाईपास फैट का उपयोग कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और एक आखिरी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कई अमीनो एसिड्स हैं वो भी पशुओं के जो मिल्क फैट को बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि मिथ्योनिन लाइसिन का रेशो मेंटेन हो। और अगर हम अपने पशुओं को एक संतुलित और साइंटिफिक आहार दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मिल्क फैट बढ़िया होगा। और ये आप देख के बता सकते हैं, अगर आप किसी भी डेयरी फार्म में जाते हैं जहाँ 100 पशु, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, और अगर बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है, वहाँ कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा है, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, कोई ट्रैक्टर नहीं जा रहा है, कोई बंदा नहीं है, उसमें से 50 जुगाली करते मिलने चाहिए। अगर 100 में से 50 जुगाली करते मिल रहे हैं आपको अनडिस्टर्ब्ड, तो समझिए जो आपका न्यूट्रिशन है वो बहुत बढ़िया आप अपने पशुओं का मेंटेन कर रहे हैं। और जो किसान भाई नहीं कर पा रहे हैं इस न्यूट्रिशन को मेंटेन, वो पशु चिकित्सक से, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, सलाह लें और अपने पशुओं को अच्छे से अच्छा आहार दें, ताकि जो उनकी जेनेटिक पोटेंशियल है, अनुवांशिक गुण जो है पशु में, अगर वो पशु 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तक दूध दे सकता है तो वो तभी होगा जब आप उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 8699 03 73 69, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੱਝ ਯਾਨੀ ਬਫਲੋ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जब भी हम बफलो का चयन करते हैं, अक्सर हमने देखा है कि गायों में अधिक दूध देने वाली जो ब्रीड है वो है साहिवाल, जर्सी, HF। इसी तरीके से जब भी हम बफलो फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए जो हमने ब्रीड का चयन करना है उनमें अपने नॉर्थ में पाई जाने वाली मुर्रा और नीली रावी है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके न्यूट्रिशन की, तो गाय का और भैंस का न्यूट्रिशन काफ़ी अलग है। जो भैंस में रूमन है उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा में फाइब्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स अधिक मात्रा में है, जो कि एक भैंस को एक गाय से अलग बनाते हैं। फाइब्रोलिटिक और प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो भी हम तोड़ी हरा चारा पशु को दे रहे हैं और दाना दे रहे हैं उनको पचने में ज़्यादा अधिक मदद करेंगे। आप गांव में देखते भी होंगे कि कुछ एक भैंस हैं वो कंपैरेटिव टू गाय तूड़ी की मात्रा अधिक खा भी जाती हैं और अपना जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन करती हैं। इसके अलावा अगर हम क्वालिटी ऑफ मिल्क की बात करें कि जो भैंसों का जो दूध है उसकी गुणवत्ता अधिक है गाय के मुकाबले, प्लस जो एक किसान को जो दूध का रेट मिलता है वो भी भैंस के दूध का अधिक रेट मिलता है, क्योंकि उसमें फैट की मात्रा, उसमें कैल्शियम की मात्रा, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है अगर हम कंपेयर करें गाय से। तो अक्सर हम जब भी बफलो या भैंस फार्म पे जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो राशन है वहाँ पे वो कच्चा राशन ट्रेडिशनल, मतलब जो हमारे पुराने पूर्वज जो कर रहे थे वही खिला रहे होते हैं, जिसके कारण क्या है कि उसकी एग्जैक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यूज किसान भाई को नहीं पता होती, जिसके चलते उसकी जो भैंस है वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से तो दूध दे रही होती है, बट जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने के कारण वो
हर साल बच्चा देने में सक्षम नहीं रहती, बार बार रिपीट करती है, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान एक फार्म पे देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी भैंस का राशन है उसमें आरडीपी और आरयूपी, आरडीपी माने कि रूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, कि जो भी हम प्रोटीन का सोर्स उसको दे रहे हैं वो रूमन में जाके पचे, डिग्रेड हो, और एक होता है रूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन जो रूमन को बाईपास करके आगे चला जाए। ठीक है, इन दोनों की रेशो, इन दोनों का बैलेंस एक फीड में होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बफलो फार्मिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आरडीपी की मात्रा अधिक होएगी तो जो भैंसों में जो ब्लड है उसमें यूरिया नाइट्रोजन की, यानी कि BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी और वो भैंसें ज़्यादा सक्षम नहीं होंगी ठहरने को। तो वो भैंस आपको बार बार रिपीट होंगी, उनने दूध तो अपने क्षमता के अनुसार दे रखा होगा, बट वो भैंसों को जब भी आप टीका लगवा रहे होगे तो वो रिपीट कर जाएंगी। भैंस जो 15 लीटर से 20 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, उसको कितना हरा चारा जाना चाहिए, कितना तूड़ी जाना चाहिए और कितना दाना यानी कि कॉन्सेंट्रेट जाना चाहिए, उसका हम सबको पता होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि उस पशु की हेल्थ भी मेंटेन रहे, और हेल्थ मेंटेन रहेगी तो वो अच्छा प्रोडक्शन देगी और उसका रिप्रोडक्शन भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो एक भैंस जो 15 से 20 लीटर दूध देती है उसको मान के चलिए 18 से 20 किलो तक हरा चारा, 3 से 4 किलो तूड़ी और लगभग 7 से 8 किलो दाना, ये एक दिन में ज़रूर जाना चाहिए। इसके अलावा जो मिनरल्स के ऊपर हमने पहले भी काफ़ी चर्चा करी है और एपिसोड्स में, तो वो आप ज़रूर देखो और उसके अकॉर्डिंग अपने पशु में मिनरल सप्लीमेंट करो, ताकि उनकी रिप्रोडक्शन और उनका प्रोडक्शन मेंटेन रहे, क्योंकि अच्छा जो हेल्दी पशु होगा वो ही अच्छा दूध दे पाएगा और वो ही ज़्यादा सक्षम होगा अगले ब्यात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।